प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम अपना 8वां पाठ दादाजी जो कि एक कविता है उसका हम आपको कविता पाठ और व्याख्या करवा रहे थे। अभी हमारा कविता पूरा नहीं हुआ है, तो शुरू करते हैं। आज शुरुआत से ही करेंगे और ये कविता काफ़ी अच्छी है, तो मैं लिख करके इसको आपको भी इसे नोटबुक में लिखना है और मैं इसकी लिख करके कविता पाठ करके इसका व्याख्या किया जाएगा। तो हमारी कविता है दादाजी। दादाजी नाराज हैं, रोज रहा करते हैं, रोज रहा करते हैं। वे क्या आज हैं, पता नहीं चल पाता है, पता नहीं चल पाता है कि वे किससे नाराज हैं, किससे नाराज हैं। बच्चों से नाराज हैं, बच्चों से नाराज हैं कि बूढ़ों से नाराज हैं, कि बूढ़ों से नाराज हैं। चतुरों से नाराज हैं, चतुरों से नाराज हैं कि मूढ़ों से नाराज हैं। कचरों से नाराज हैं, कचरों से नाराज हैं कि कूड़ों से नाराज हैं, कूड़ों से नाराज हैं। चोटी से नाराज हैं, चोटी से नाराज हैं कि जूनों से नाराज हैं, कि जूनों से नाराज हैं। तो बच्चों इसे कविता को लिखते भी रहेंगे साथ साथ, और पूरी कविता लिख करके हम याद करेंगे। तो जैसा कि हमारा जो कविता है इसमें बताया गया है, दादाजी नाराज़ हैं, रोज रहा करते हैं, क्या वे आज हैं। मतलब ये जो नाराज़गी है वो आज की नहीं है, लगभग रोज
दादाजी नाराज़ रहते हैं। इस नाराज़गी का कारण भी किसी को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, घर वाले जो हैं उन्हें भी नहीं पता कि लगभग रोज़ ही तो नाराज़ रहते हैं, आज नाराज़ होने का क्या कारण है। तो कवि लिखता है, पता नहीं चल पाता है कि वे किससे नाराज़ हैं। आज नाराज़गी का कारण पता लगाना बड़ा मुश्किल है। बच्चों से नाराज़ हैं कि बूढ़ों से नाराज़ हैं। तो हो सकता है दादाजी बच्चों से भी नाराज़ हो सकते हैं। कभी कभी बच्चे उन्हें तंग करते हैं, शोर मचाते हैं, तो इस कारण से भी वे नाराज़ हो सकते हैं। और कभी कभी बूढ़ों से, मतलब अपने दोस्तों से भी नाराज़ रहा करते हैं। हो सकता है कोई उनका ही जो दोस्त हो, उनका कोई साथी हो, कभी उससे कोई वो समय पे नहीं आया हो, तो हो सकता है उनसे भी नाराज़ हो, क्योंकि नाराज़ होने का कारण कुछ भी हो सकता है। चतुरों से नाराज़ है कि मूढ़ों से नाराज़ है। चतुर, कुछ लोग चतुर होते हैं और बूढ़ों को की उपेक्षा करते हैं, तो कभी कभी बूढ़े उनसे भी नाराज़ हो जाते हैं। और मूर्ख लोगों से, जो बूढ़ों का सम्मान नहीं करते, उन्हें मूर्ख भी कहा जाता है। कभी कभी उनके भी कुछ बातों से जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, दादाजी शायद नाराज़ हो गए हैं। कचरों से नाराज़ हैं कि कूड़ों से नाराज़ हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं अगर सफाई के काफ़ी पसंद होते हैं, अगर कुछ भी घर कहीं गंदा रह जाए या समय पे उसे साफ़ ना किया जाए तो वे नाराज़ हो जाते हैं। उनको अपना कमरा जो चाहिए एकदम साफ़ चाहिए होता है। तो कभी कभी वे कचरा या कूड़ों से भी, छोटी छोटी चीज़ों से भी नाराज़ हो सकते हैं। तो शायद उनके नाराज़ होने का कारण कूड़ा और कचरा भी हो सकता है। कभी कभी देखा जाता है कि जो घर वाले होते हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, और जो बुज़ुर्गों के कमरे ज़रा बाद में साफ़ करते हैं समय की कमी के कारण। तो इतना भी जो है, जो देरी हो जाती है तो बुज़ुर्ग उस पर गुस्सा हो जाते हैं। चोटी से नाराज़ हैं कि जूड़ों से नाराज़। अब उनको कारण पता नहीं चल पा रहे। यहाँ छोटी कौन करता है? लड़कियों की चोटियाँ होती हैं। जूड़ें किनकी होती हैं? महिलाओं की होती हैं। तो कारण नहीं पता चल पाता कि घर की लड़कियों से नाराज़ हो गए हैं कि घर की महिलाओं से नाराज़ हैं, क्योंकि कारण किसी को पता नहीं। तो दादाजी नाराज़ हैं, रोज़ रहा करते हैं, वे क्या आज हैं? तो ये हमारी कविता है कि लगभग हर दिन ही तो लगभग नाराज़ ही रहते हैं रोज़। और ये कोई नई बात नहीं है कि आज ही के लिए केवल नाराज़ हैं, इसलिए कवि ने ये इन पंक्तियों को कहा है। तो एक बार मैं फिर से दोहरा, दादाजी नाराज़ हैं, रोज़ रहा करते हैं, वे क्या आज हैं? पता नहीं चल पाता है वे किससे नाराज़ हैं। बच्चों से नाराज़ हैं कि बूढ़ों से नाराज़ हैं। चतुरों से नाराज़ हैं कि मूढ़ों से नाराज़ हैं। कचरों से नाराज़ हैं कि कूड़ों से नाराज़ हैं। चोटी से नाराज़ हैं कि जूड़ों से नाराज़। तो ये हमारी पंक्तियाँ। अगली पंक्ति है, दादाजी नाराज़ हैं, रोज़ रहा करते हैं, वे क्या आज हैं? दादाजी नाराज़ नहीं, उन्हें हुआ है क्या यह कोई राज नहीं। गुमसुम हैं अपने कमरे में, उन्हें बुलाएं ऐसी कोई आवाज़ नहीं। अगला है, ये हमने लिख दिया, ये तो पूरा ही दादाजी नाराज़ हैं, रोज़ रहा करते हैं, क्या वे आज हैं? दादाजी नाराज़ नहीं, दादाजी नाराज़ नहीं, उन्हें हुआ है क्या यह कोई राज नहीं, यह कोई राज नहीं। गुमसुम है, गुमसुम है
अपने कमरे में उन्हें बुलाए, उन्हें बुलाए, जो ऐसी आवाज में अब कविता के इन पंक्तियों में जो कवि है क्या वो कहता है कि दादाजी नाराज नहीं, उन्हें क्या हुआ है कोई राज नहीं, गुमसुम हैं अपने कमरे में उन्हें बुलाए, जो ऐसी आवाज़ नहीं। तो इसमें कवि कहता है कि असल में वे नाराज़ नहीं हैं। जो बुज़ुर्ग होते हैं हमें लगता है कि वे नाराज़ हैं, लेकिन वे नाराज़ नहीं होते हैं। क्यों नाराज़ नहीं होते? क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि वे अपने कमरे में गुमसुम मतलब चुपचाप बैठे। क्यों चुपचाप बैठे? क्योंकि उनको जो बुलाने वाली अब आवाज़ नहीं रही। कौन बुलाया करता था? दादाजी को दादी जी बुलाती थी। अब वे नहीं हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है, तो इस कारण से दादाजी उदास रहते। उनकी उदासी का यही कारण है कि कोई अब उनको बुलाता नहीं। पहले शायद दादी उनको पुकारा करती थी, बुलाती थी, और वे उनकी आवाज़ सुन के प्रसन्न हो जाया करते थे। लेकिन अब दादी जी नहीं हैं। यही शायद कुछ कारण है कि मैंने आपको बताया था जो एकांतपन होता है, अकेलेपन जो होता है बुजुर्ग का, वही सबसे बड़ा उदासी का कारण होता है। तो यहाँ पे उदासी का एक और कारण था कि दादी जी अब नहीं हैं, नहीं तो वो उन्हें अकेले कमरे में गुमसुम नहीं बैठने देती, वे उनको अवश्य बुला लेती। तो आगे का हम लिखते हैं, गुजर गए उनकी दुनिया के मेले ठेले, गुजर गए उनकी दुनिया के मेले ठेले, दादी जी दादी नहीं रही, नहीं रही, तब से हैं और अकेले, और अकेले। कहाँ चले ये बच्चों, कहाँ चले ये बच्चों, ये बच्चों, उनको साथ लो, उनको साथ लो, अपनी नरम हथेली में, अपनी नरम हथेली में, हथेली में अब उनका हाथ लो, अब उनका हाथ लो, ले जाओ, ले जाओ उन
बगीचों में ले जाओ उन बगीचों के फूलों में अपने साथ झुलाओ। उनको झूलों में तो बच्चों, इसमें जो कवि है वो बच्चों को एक तरह से संदेश भी दे रहा है इन पंक्तियों में कि गुजर गए उनकी दुनिया के मेले ठेले। अब दादाजी हैं, अब उनके जो ज़माने की जो चीज़ें थी वो सब चीज़ अब बची नहीं है। दादी नहीं रही तब से और अकेले। तो दादी जी भी अब नहीं रही, उनका स्वर्गवास हो गया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अब उनको पुकारने वाली अब वो आवाज़ नहीं रही। एक तो है कि व्यक्ति काफ़ी उदास हो जाता है जब देखता है कि उसके जो साथी होते हैं धीरे धीरे, बुजुर्ग लोगों के साथी धीरे धीरे कम होते जाते हैं, उनका देहांत होता जाता है, उनका स्वर्गवास होता जाता है। अब दादी जी भी नहीं हैं, तो ये इस कारण से भी और अकेले हो गए। अब उनके जो शायद साथियों की कमी होने लगती है, क्योंकि शायद वे बुजुर्ग होने के कारण, अस्वस्थ होने के कारण रोज़ उनसे नहीं मिलने आ सकते। भले उनके पास उनके दोस्त हों, लेकिन उनके दोस्त भी जो हैं अस्वस्थ होने के कारण एक तो वे रोज़ नहीं मिल सकते हैं, उनकी संख्या भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहाँ तक कि दादी जी भी जो है अब उस दुनिया में नहीं है। इस कारण से वे और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कहाँ चले ये बच्चों, उनको साथ लो, अपनी नरम हथेली में अब उनका हाथ लो। तो बच्चों को कहते हैं इसी समय में बच्चों की ज़रूरत है। बच्चों को इसीलिए वे एक तरह से संदेश देते हैं कि बच्चों इस समय आपका हाथ किसके साथ होना चाहिए? अपने दादाजी के हाथ में होना चाहिए। अपने नरम हथेली में उनके हाथ को आपको पकड़ लेना है। और क्या कर सकते हो? ले जाओ उनको बगीचों के फूलों में, मतलब अपने साथ। बच्चों को घूमना बहुत पसंद है, सबको पता है। अगर बच्चे इस समय अपने दादाजी का अगर हाथ थाम लेंगे, पकड़ लेंगे और उनको भी अपने साथ बगीचे में ले जाएंगे, उनके साथ झुलाओ उनको झूलों में, अपने साथ झुलाओ उनको झूलों में। और अगर आप पार्क में जाते हैं, झूलों पे झूलते हैं, तो उनको भी आप उन्हें ले जाइए पार्क में, उनको भी झुलाइए। क्योंकि कहते हैं जो बचपन में होते हैं ना, बच्चों के साथ जो खेलने में बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहते हैं, वे भी बच्चे ही हो जाते हैं। तो बच्चों का फ़र्ज़ है, याद दिलाते हैं कि इस समय बड़ों के पास तो समय नहीं है, तो बच्चों का फ़र्ज़ है कि वे घर के बुज़ुर्ग, खासकर जो दादा दादी, नाना नानी अगर हैं, तो उन्हें आप अपने साथ लेके चलो जहाँ आप जाते हो। जैसे आप पार्क में जाते हो, बगीचे में जाते हो, तो आप भी उनका हाथ पकड़िए और उनको भी ले चलिए, ताकि वे अपना अकेलापन जो है आपके साथ बिता सकें और अपने अकेलेपन को दूर कर सकें। तो ये बच्चों को कोई पहल करनी है, क्योंकि बच्चों के पास समय की कमी नहीं है और वे खुद घूमना उन्हें पसंद है। तो बस आपको अपने दादाजी का हाथ पकड़ना है और उन्हें ले चलना है, उनके साथ खेलना है। यहाँ झूले पे झुलाने का अर्थ है कि आप उनके साथ खेल भी सकते हो। और आपने देखा भी होगा कि जो बुज़ुर्ग होते हैं बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं, उनके साथ समय बिताना भी बहुत पसंद किया जाता है। तो ये था हमारा भी एक और कुछ और पंक्तियाँ बची हुई। तो आज के लिए तो हम इतना ही करते हैं। तो आपका आज का गृह कार्य है, इसको कविता पाठ करना है और इस कविता को सुलेख की नोटबुक पे भी लिख करके याद करना है। क्लासवर्क नोटबुक पे भी लिख करके इसे याद करना है। आज के लिए इतना ही।
शेष हम कल जो बची हुई पंक्तियाँ हैं उनको पूरा करेंगे और उसके बाद शब्दार्थ पे आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।